नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य हिंदी। प्रिय बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है रीतिका। पिछले वर्ष हम आदिकाल और भक्तिकाल ये दोनों काल हम पढ़ चुके हैं। इस वर्ष बीए पार्ट सेकंड में हमारे पाठ्यक्रम में रीतिकाल रखा गया है। तो हम रीतिकालीन कवि, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल का नामकरण और इत्यादि संपूर्णतः रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल के नामकरण के बारे में हम कहेंगे कि रीतिकाल के नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर इसे रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल नाम दिया। इसी प्रकार से डॉक्टर रसाल ने इस काल को कला काल कहा। इसी प्रकार पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। अपने तर्क की पुष्टि में उनका कथन है कि रीतिकाल का प्रतिपाद्य विषय चाहे रस, अलंकार, शब्द, शक्ति, न्याय का भेद इत्यादि रहा हो, पर उन सब का वर्ण विषय श्रृंगार ही है। ये तर्क है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। रीति काव्य में श्रृंगार की प्रधानता मिलती है। अतः इस युग में नायिका भेद, षट ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन को विस्तार दिया गया है। अलंकार, शब्द, शक्तियां आदि के उदाहरण भी इस काव्य में मिलते हैं। विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उचित प्रतीत होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस युग के कवियों में किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों का प्रयोग किया, किसी ने पिंगल का विस्तार से वर्णन किया, किसी ने सीधे नायक नायिका भेद, नक्षिक, षट ऋतु, 12 मासा का वर्णन किया है। तात्पर्य यह है कि इस युग में श्रृंगार की ही प्रधानता हर क्षेत्र में रही। वीर रस के प्रसिद्ध कवि महाकवि भूषण भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह पाए। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे स्वीकृति देते हुए कहा कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई, लेकिन प्रधानता रीतिकाल में श्रृंगार की ही रही। इसलिए इस काल को रस के विचार से अगर कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। निष्कर्ष से हम यही कह सकते हैं, इस युग में अलंकरण, रीति शैली, श्रृंगार, कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा कि इनमें से किसी के आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा चर्चित रीति काल का नाम ही अधिक प्रचलित रहा है, क्योंकि वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना है, और इसी कारण रीतिकाल नाम की सार्थकता सही प्रतीत होती है। रीतिकाल के काव्य में 3 धाराएं प्रचलित थी: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और तीसरी है रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा में कवि रीति की परिपाटी के अनुसार काव्य रचना करते थे। बंदी बंदाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए। इन कवियों में
उल्लेखनीय कवि हैं कविदेव, सेनापति, पद्माकर इत्यादि। रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटी को न स्वीकार करके स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता की रचना करने वाले कवियों में गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, रसकान इत्यादि है। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार की रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि भी कहा है। इसी प्रकार जो तीसरे रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत अकेले महाकवि बिहारी आते हैं, उनके काव्य में रीतियां सामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर प्रकट हो गई है। रीति सिद्ध कवियों में मात्र अकेले कवि बिहारी को स्थान प्राप्त है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यही मान्यता है कि इस ऋतु काल की प्रमुख जो प्रवृत्ति है, प्रमुख विशेषता है, वह है श्रृंगार। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध सभी काव्य धारा के कवियों ने अपनी कविता में श्रृंगार को ही प्रधानता दी है, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। धन्यवाद।